नाम लिखिए, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई एवं दूरी। किसी को भूख तो नहीं लग जाएगा 10 मिनट में? ऐसा कुछ नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया। पहले बात समझ लेते थोड़ा सा। इसमें 2 ही वर्ड है और दोनों वर्ड को समझ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा इससे। 10वां क्लास में पढ़ा होगा ऊंचाई दूरी चैप्टर, तो उसमें रहा होगा कि अवनमन कोण उन्नयन कोण, पढ़ा था ना? अवनमन कोण और उन्नयन कोण। क्या होता है अवनमन कोण उन्नयन कोण? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोग। सोचो किसी व्यक्ति का यहाँ पे खड़ा है, तो कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका आँख होगा ना जी, ठीक है? कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका ये आँख हो गया। और यहाँ ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है और उसको ये देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हैं तो मेरी आंखों के सामने ऐसे लाइन होता है, ऐसे होता नहीं है? तो ये लाइन पहले से ऐसे खींचिए, तो ये लाइन, और जिसको हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट को, इसको कहलाते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाता है ये? लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने वाली लाइन, देखने वाली। हम अगर इसको देखना चाहते हैं तो ऐसे थोड़ा देख सकते हैं, कैसे देखना पड़ेगा? ऐसे। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो मेरे आंखों के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे क्रिएट होता है और यहाँ जो एंगल बनता है, मान लो इसको अल्फा लिख देते हैं, तो यही है उन्नयन कोण। कौन है कोण? ये उन्नयन कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही व्यक्ति अगर नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखना चाह रहा होगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है समझ लीजिए, ऐसे इसको देखना चाहता है, इसका मतलब इस बार ऑब्जेक्ट नीचे और आदमी ऊपर हो गया। ऑब्जेक्ट नीचे और आदमी ऊपर। ऑब्जेक्ट यहाँ है समझो इस बार, तब यहाँ पे एक एंगल बन रहा, मान लो थीटा, तो ये एंगल है अवनमन कोण। कौन है ये? अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। मतलब अगर क्वेश्चन में अवनमन कोण भी दिया हुआ है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं उन्नयन कोण के जैसा। कैसे सर? समझ लीजिए एक बिल्डिंग पे एक वस्तु है और यहाँ पे एक आदमी है और इस वस्तु को देखना चाहता है, और यही समझ लो ये कोई वस्तु हो गया और यहाँ पे एक आदमी है, तो इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये होगा जब यहाँ से कोई देखेगा इसको, और यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। जरा इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है ये? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वहाँ थीटा और अल्फा लिखे थे तो यहाँ मान लो अल्फा लिख देते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं? अल्फा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। बस यही 2 लाइन है समझने के लिए, पहले इसको लिख लीजिए तब हम बताते हैं। डिफिनेशन नहीं लिखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ज़रूरत नहीं है। एलिवेशन क्या होता है समझ में आया आपको बात? एलिवेशन क्या हुआ? एलिवेट करना। एलिवेटर पढ़े? एलिवेटर देखे हैं? चढ़ने वाला। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन। बस इतने समझिए। वैसे भी जिंदगी में जो इंसान ऊपर की ओर देखता है तो एलिवेट करता है ऊपर। ऐसे मन मार के ऐसे गधा की तरह बैठा हुआ है तो डिप्रेशन में चल गया वो, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एंगल। हम एंगल समझाते हैं पहले आप लोग को, तब देखेंगे। जहाँ पे दिक्कत होगा पूछिएगा।
क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक ना जी। क्या डिप्रेशन लिखाना पड़ेगा? जरूरत नहीं ना है। एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंगल जरूरत नहीं थी, डिफिनेशन की जरूरत नहीं है हमें। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा? डायग्राम। जो बच्चे डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन का, वो सवाल अपने आप बन जाएगा तुम्हारा। डायग्राम को समझेंगे अच्छे से, जैसे कई बार क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप का रहता है। हो गया ना ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट है, एंगल फॉर्म। और हमेशा जो है 90% से ज़्यादा केस में हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? tan थीटा का। tan की सारी एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे tan 30, 45 और 60, यही तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। जब भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो त्रिकोणमिति में आप देखेंगे त्रिभुज बनता है तो उसमें एक समकोण होता है। क्या होता है? एक समकोण। मतलब कोई भी खंबा होगा, कोई दीवार होगा, कोई मीनार होगा, कुछ भी चीज़ होगा, वो जमीन पर रहता है। कहाँ रहता है? और जमीन पर खड़ा रहता है सीधा। जब जमीन पर सीधा खड़ा रहता है, कोई व्यक्ति भी जमीन पर खड़ा है तो कैसा खड़ा है? सीधा। तो जमीन पर खड़ा होगा सीधा। जब सीधा खड़ा होगा तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल। जमीन के साथ एक एंगल बनेगा, और वो एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री। कितना होगा? इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, चेंज आएगा इधर वाली वैल्यू में। ये अगर 90, हम अलग अलग 3 डायग्राम बनाते हैं, तीनों डायग्राम को बहुत बढ़िया समझिएगा। डायग्राम समझ गए और रेशियो समझ गए, आपका कहानी खत्म, सवाल क्लियर हो गया। ये है 90, ये भी 90 और ये भी 90। मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। हो गया जी। ट्रायंगल हमारा ABC यहाँ भी है, यहाँ PQR लिख देते हैं समझने के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं MNO। जरा बताओ, अगर tan थीटा इस पर लेंगे, tan 30 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है? P बटा, तो परपेंडिकुलर मेरा AB हो गया और बेस मेरा, तो AB बटा क्या कहेंगे? जबकि tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 बटा, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू √3 होगा। अगर ये 1 है, ये √3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 आएगा। कितना आएगा ये? तो हम रेशियो अगर देखेंगे, AB रेशियो, BC रेशियो, AC, तो हमारा आएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2। अगर कभी एग्जाम क्वेश्चन में मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ, ये पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है तो √3 यूनिट का मान निकाल लेंगे। बस हुआ ना मेरा बात? क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। 60 डिग्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसमें tan 60, तो क्या होगा? PQ बटे QR, PQ बटे QR, और tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? अगर ये √3 यूनिट है तो ये क्या होगा? और √3 1 की वैल्यू में ये 2 आता है, तो हम यहाँ से कहेंगे PQ रेशियो, QR रेशियो, PR, √3 रेशियो 1 रेशियो 2। बोलो कोई दिक्कत? और अगर हम इसमें tan 45 पढ़ेंगे तो फिर से P बटा B, यानी MN बटा ON, MN बटा tan 45 का मान होता है 1, तो ये भी 1 होगा, और ये भी, और ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, और 1 यूनिट का पाइथागोरस क्या बनेगा? √2 यूनिट। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ से? MN रेशियो, ON रेशियो, OM, हमारा हो गया 1 रेशियो √2। कोई दिक्कत है इसमें? फटाक से पहले इसको नोट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ समझना, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी खंबे की ऊंचाई, देखो ध्यान समझो, किसी खंबे की ऊंचाई 45 मीटर है। कितना मीटर है? एक बच्चे ने उस खंबे के शीर्ष को देखते हुए अपना 45 डिग्री कोण बनाया। आंखों से कितना बनाया? 45 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए खंबे से लड़का कितना दूर है?
अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है और खंभा की ऊंचाई 45 मीटर है, तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 मीटर है तो ये भी कितना होगा 45 मीटर। मतलब वो लड़का उस खंभे से कितना दूरी पर खड़ा होगा 45 मीटर। मतलब क्वेश्चंस को हमको पूरा डील नहीं करना है, यूनिट वैल्यू के साथ कंपेयर करके हटा देंगे। चल लिखिए इसको। और एक और मान जो अक्सर यूज होता है 10-15 और 10-75, वो भी आपको लिख देते हैं। पहले ये उतार लो। जहाँ दिक्कत होगा पूछेंगे। टेन 15 डिग्री का मान कितना होता है? √3 - 1 बटा √3 + 1। बहुत बढ़िया। हो जाएगा तो बोलेंगे। हो गया? चलो याद रखो। जैसे मान लो यहाँ देखो सब ध्यान से, ये वाला हो गया, ये जल्दी उतारिए। पहले 15-75 का मान आपको बता देते हैं, फिर थोड़ी सी इसकी कंसेप्ट पे काम करते हैं। जब तक इसे कंसेप्ट समझ में बढ़िया से नहीं आएगा, सवाल बनाने में दिक्कत रहेगा। ठीक है? जैसे अक्सर बच्चों को हमने देखा है क्या दिक्कत होता है, जब 2-2 एंगल दिया रहता है। 2-2 एंगल का मतलब हो गया, जैसे मान लो कहता है कि एक लड़का मीनार की तरफ बढ़ते हुए उसका कोण बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, तब दिमाग नहीं लगा पाता कि पहले एंगल छोटा होगा कि बाद में एंगल छोटा होगा। जब भी किसी चीज़ को हम ऐसे फॉलो करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, मान लो हम एक लैंप पोस्ट है, खड़ा है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे करके, तो उसकी लाइन ऑफ साइट सोचो कि जब ऐसी लाइन होगी और जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन ऐसे खड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखो इसे। पहले मान लो हम ऐसे देख रहे हैं, तो हम अगर वो व्यक्ति हमको देख रहा है ऐसे, तो उसकी लाइन लंबी होगी ऐसे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन ऐसे जो थी अब ऐसे होने लगेगी। जब ऐसे होने लगेगी तो एंगल बढ़ेगा घटेगा? कोई लाइन ऐसे है, देखो ध्यान समझो, ऐसे। अब उस लाइन को हम ऐसे कर रहे हैं तो बढ़ रहा है ना रे, घटने का मतलब वो ऐसे करना। कोई ऐसे 90 डिग्री है, ऐसे होगा तो क्या होगा, घटेगा। ऐसे होगा तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा मेरा बात? अभी एक लाइन ऐसे है, अब आगे बढ़ेंगे तो ये लाइन ऐसे खड़े होते जाएगा, ऐसे 90 डिग्री की तरफ खड़ा होते जाएगा। जैसे मान लो हम अगर खंबे के पास ऐसे देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, अभी ऐसे देख रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो ये मेरी लाइन, अब आँख जो है ऐसे होगी, फिर आगे जाएंगे तो अब खंभा को देखना, खंभा के सामने आ गए तो अब ऐसे देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल इंक्रीज करता है। मतलब वस्तु की तरफ बढ़ते हैं तो एंगल इंक्रीज करता है, दूर जाते हैं तो एंगल घटता है। मतलब नज़दीक में एंगल ज़्यादा, दूर में एंगल कम। नज़दीक में एंगल ज़्यादा, दूर में एंगल कम। इसको याद रखेंगे। आइए इसी तरह हम एंगल 75 डिग्री का भी देखते हैं। जैसे मान लो इसकी कंसेप्ट अलग अलग तरीके से है। ये समझिए 15 डिग्री, कितना डिग्री है ये, और ये तो 90 होगा बच्चे। tan 15 डिग्री का मान होता है हमारा
√3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। यूनिट वैल्यूज अगर कंपेयर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, मतलब ये √3 माइनस 1 यूनिट होगा, तो ये √3 प्लस 1 यूनिट होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो इसकी मान भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो नहीं जानते उसको हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से 2ab, a स्क्वायर क्या बार आ गया, तो 2 होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा मेरा बात, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 होल a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जोड़ो कितना होगा, और इसमें रूट लगाना पड़ेगा बच्चे, क्यों लगाना पड़ेगा बोलो, क्योंकि पाइथागोरस है। तो 2 √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 प्लस 1 कितना, 4 का मान बाहर कितना निकलेगा, अंदर रह गया 2, ये 2 रह गया, तो 2√2 क्या हो गया, ये 2√2। तो अगर हम यहाँ देखो लिखते हैं 15 75 डिग्री 90 डिग्री, तो रिलेशन आया 15 के साथ कितना, √3 माइनस 1, 75 के साथ कितना, √3 प्लस 1, और 90 के साथ कितना, 2√2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये समझ लीजिए। अभी 30-60 बताया, समझ में आ गया था। इसको ABC अगर लिखेंगे तो tan 15 डिग्री क्या लिखेंगे बोलो तो, AB बटा BC लिखेंगे, A बटा BC, और इसका मान होता है √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। इसका मतलब ये यूनिट कितना हुआ, √3 माइनस 1, ये यूनिट कितना हुआ, √3 प्लस 1। पाइथागोरस थ्योरम, ये h निकालना पड़ेगा, AC बराबर क्या कहेंगे, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, नहीं बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 होल a स्क्वायर प्लस, तो इसको हम क्या करेंगे, √2 होल a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये 2 रखेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 का बाहर क्या निकलेगा, तो ये हुआ 2√2, यानी 90 डिग्री के सामने का वैल्यू कितना आया, 2√2। 15 डिग्री के सामने का वैल्यू कितना आया, और ये 15 थी कितना होगा, 75 होगा, ये 15 थी कितना होगा, 75 डिग्री। उतारो तेजी में इसको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, 15, 75 और 90 कंपेयर करते रहिए, बनाते रहिए। क्या कोई दिक्कत है, कहाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दें क्या, रुकना जरा, बढ़ा देते थोड़ा ब्राइटनेस। चलो, कल क्लास मैक्सिमम मिनिमम सबका छूट गया है, रिकॉर्डेड तो हाफ लेक्चर है, उसको डिलीट नहीं किए, उसमें वॉइस हम अलग से डाल देंगे, ठीक है। और कंप्लीट ही उसका वीडियो शूट कर लेंगे, चिंता नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम समझ में आ गया था ना सबको जी, अच्छे से, थोड़ा बहुत कम आया था, उसमें तो हम और भी सवाल कराते लेकिन थकान आप लोगों की देख रहे थे, ठीक है। बहुत बच्चा यही सोच के नया मास्टर जान मार देगा आज, क्या
हमेशा जब भी क्लास एक्स्ट्रा लगता है तो वो समझो स्पेशल ही होता है, उसमें हम वो चीज़ पढ़ाते हैं जो आपको हम जनरल क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। अगले सैटरडे से प्लानिंग किए हैं कि क्लास 2 टाइम में रखेंगे, स्पेशल भी, जिसको मॉर्निंग शिफ्ट में मॉर्निंग, इवनिंग शिफ्ट में इवनिंग, ऐसे करके जिसे किसी का ना छूटे। हाँ, जान मारने के प्लान में है। हो गया जी? हो गया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब इसमें देखो अलग अलग रिलेशन चलता है। रिलेशन कैसे चलेगा ध्यान से देखना। अभी बढ़ाते हैं, चलो देखो यहाँ अच्छे से समझना, जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत टोक कर पूछेगा सर ये कैसे हुआ, नहीं तो हम बनाते हुए आगे निकल जाए। सारे कंसेप्ट हैं ये है हमारा 90 डिग्री, कितना डिग्री है, और ये मेरा 15 डिग्री, ये 15 माने थे ना, और ये 75 हो गया अपने आप उसके लिए। तो बच्चे ये मेरा यूनिट था √3 - 1, और ये मेरा था √3, और ये मेरा था 2√2। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको √3 - 1 यूनिट नहीं माने, इसको √3 - 1 यूनिट नहीं माने। इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ √3 - 1 से कंपेयर कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा, सवाल बन जाएगा। लेकिन दिमाग लगा देंगे तो इसको हम 1 यूनिट बना सकते हैं। कैसे 1 यूनिट बनाएंगे सर? √3 - 1 को √3 - 1 से भाग दे देंगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा ना। और लेकिन ये सारा वैल्यू √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 क्या रेशियो है? क्या ये मतलब 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। 15 डिग्री का मान है √3 - 1, इसका मान है √3 + 1, और इसका मान है, बता सो किससे भाग दिए? √3 तो इसको भी देना पड़ेगा √3 इसको भी देना पड़ेगा √3 बात समझ रहा है कि नहीं? रेशियो में जब किसी एक को डिवाइड करते हैं तो सबको डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको भी कर दिए √3 - 1 से, और इसको भी कर दिए 2√2 बटा √3 - 1। बच्चे रेशनलाइज करना पड़े, यहाँ तो कट गया, यहाँ कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट। यहाँ तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से, तो ऊपर हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या देगा ये? 4 + 2√3, और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, कट के क्या देगा? इसको कॉमन क्या लेंगे तो क्या बनेगा? 2 + √3। नीचे में क्या आया? 2 से 2 क्या हो गया? क्या दिया ये? 2 + √3। यहाँ करेंगे तो √3 - 1 ऊपर, √3 - 1 +1 और +1 नीचे। तो बताओ अगर ये √3 + 1 से -1 ये गुना होगा, a + b × a - b क्या बनेगा? a² - b²। तो a² - b² बनेगा तो फिर से क्या देगा? 2 देगा। तो ऊपर हो गया मेरा 2√2, √3 + 1, नीचे दे दिया 2, 2 से 2। तो मतलब हम समझ गए कि इसकी वैल्यू आएगी 1 यूनिट, इसकी वैल्यू आएगी 2 + √3, और इसकी वैल्यू आएगी हमारा √2 × √3 + 1। तो इसको हम प्रेस करके यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखो कि अगर कभी 15, 75, 90 मेरा एंगल है, ये मेरा 15 डिग्री, ये मेरा 75 डिग्री और ये मेरा 90 डिग्री, तो अगर इसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, कितना यूनिट मान लेंगे? 1 यूनिट। 15 के सामने का अगर 1 यूनिट मान लिए तो 75 के सामने क्या बन जाएगा? 2 + √3, और 90 के सामने क्या बन जाएगा? √2 × √3 + 1, है ना जी? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये मेरा 15 डिग्री है, ये मेरा 75 डिग्री है, और ये मेरा 90 था ही, और ये मेरा था √3 - 1। ध्यान से पहले समझ लो अच्छे से, तब छाप छुप करना। और ये √3 + 1, और ये मेरा था 2√2, ये था ना। हम इसको 1 यूनिट बना लें तो हम क्या करेंगे? √3 + 1 से डिवाइड करेंगे।
इसको भी किससे करेंगे, √3 + 1 से, और इसको भी किससे करना पड़ेगा, √3 + 1 से। कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, तो ये बन गया मेरा कितना यूनिट। और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये क्या होगा बोलो, जैसे यार 2 + √3 है ना, तो ये बन जाएगा 2 - √3, खाली किसका फर्क है, a - b का होल स्क्वायर का। तो ये क्या बन जाएगा 2 - जैसे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, देखो यहाँ क्या चीज लिखे थे माइनस, तो ऊपर क्या आया प्लस, तो यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा बस, तो √2 × √3 - 1, तो यानी अगर 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री, अगर 75 को हम 1 यूनिट मान लेते हैं तो ये मेरा बन जाता है √2 √3, क्या बन जाता है ये 2 - √3, और ये क्या बन जाता है √2 × √3 - 1। तेजी में नोट कर लो इसको, कहाँ रे, कहाँ 2 √2 होगा, कहाँ 2 √2 लिखे, √3 - 1 √3 + 1 तो 2 √2 थोड़ी का 2 √3 होगा। कहाँ के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ से जब बनाया ये 2 √3 होगा, तब कैसे, सही है, ट्रिपलेट होता है p + 1 p - 1 होता है, तो उसका हम उसको ब्रेक किए थे पिछले वाले सेशन में, √3 - 1 का होल स्क्वायर √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या दिया मेरा 2 √2। तो हम ट्रिक पे जाएंगे कि हम पहले इस पे देखेंगे, ट्रिक आ जाओगे ऐसे में, हमको लगा गलती हो गई। जब हम बता रहे हैं तो इतना गलती नहीं बता सकते ना, पीछे से लेके यहाँ तक गलती कर देंगे ऐसा संभव, एक बार हो सकता है हमारा गलती, 2 बार हो सकता है, जो एक बार गलती करे वो इंसान, जो बार बार गलती करे 2 बार गलती करे, नहीं जो 2 बार गलती करे वो कौन, सलमान खान, जो एक बार गलती करे वो है इंसान, जो 2 बार गलती करे वो है सलमान खान, जो 3 बार गलती करे नहीं, जो 3 बार गलती करे पता कौन है वो, आमिर खान। आमिर खान की शादी कितनी बार हुई है, हाँ, लेकिन ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो 3 बार करना चाहे या 30 बार, ये उनकी लाइफ है, हमारा तो 1 बार भी नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग जलते हैं। पापियों पढ़ाई पे ध्यान दो, जो ये बता रहे हैं ना हाइट एंड डिस्टेंस का वरदान है, ये सब वरदान, मूवी वाला वरदान नहीं, ठीक है। हो गया बच्चे, ये समझ में आया ना अच्छे से, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। अच्छा बोलेगा सर मेन हमको क्या याद रखना है, मेन आपको ये याद रखना है, ये वाला, इसको ब्रैकेट में करके ऐसे ट्रिपल स्टार कर दी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम भूल भी जाएंगे तो इसको नहीं भूलना है, क्योंकि इस पर हम सारा वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन अगर ये भी याद रह जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अच्छा, हम 30-60 में ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि उसमें हर एक में एक वैल्यू 1 यूनिट है। 30-60 वाले में देखे होंगे √3/1 1/√3 ऐसा था ना, तो उसमें 1 यूनिट एक वैल्यू था, इसलिए चेंज करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी।
जिस टाइम में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिस टाइम मतलब जिस करियर के फेज में, खाली एक बात याद रखिएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पढ़ाई के दौरान बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं कीजिए, किसी भी टाइम नहीं करना चाहिए, वैसे इस टाइम में बिल्कुल ना कीजिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, लंबा है, थोड़ा लिखने में समय लगेगा। ठीक है, आराम से लिखिए सब लोग। चलिए देखिए, अब मेरा डबल एंगल के साथ हम कंपेयर करके देखते हैं चीज़ों को कैसे होगा। जैसे डबल एंगल कहने का मतलब हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री, यहाँ समझो अच्छे से, आपकी मेन कहानी अब चालू हो गई है। जैसे हम यहाँ एक एंगल बनाते हैं, देखे होगे ना हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे करके, देखा है ना, ऐसा रहता है। बताओ इसमें 30 कौन 45 कौन? 45 इधर होगा और 30 वस्तु के सामने कैसे जाएंगे, एंगल बढ़ेगा, बताएं अभी। तो ये मेरा 30 डिग्री और ये मेरा, अगर ये मेरा 30 था तो ये मेरा पूरा था 60, कितना था ये, और ये वाली एंगल कितनी होगी 45, क्योंकि हर एक ट्रायंगल में कितना बनना चाहिए 180। 30 के हिसाब से ध्यान से देखिए सब लोग, ए बी सी और हम इसको डी मान देते हैं। 30 के हिसाब से ये मेरा होगा 1 यूनिट और ये मेरा होगा √3 यूनिट। बार बार कह रहे हैं, पूछना नहीं अभी। tan 30 के हिसाब से देखो ध्यान से, tan 30 के हिसाब से मेरा ए बी बटा क्या होगा BC, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। जरा बताओ, अगर इस ट्रायंगल को और ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल कौन सा था ABC, और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ABD, ट्रायंगल क्या लेंगे, जितना सवाल पूछना है यही पूछ लीजिए जब ये बता रहे हैं। जब क्वेश्चन देंगे वहाँ नहीं पूछिएगा, वहाँ सिर्फ आप थोड़ा मोड़ा पूछ सकते हैं, लेकिन सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, फिर दिक्कत है। tan ये वाला ट्रायंगल ये ABC, तो ये मेरा 1 यूनिट और ये मेरा √3। हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाते वक्त एक कॉमन लेंथ ढूंढते हैं। कॉमन लेंथ का मतलब हुआ, जैसे ABC पढ़ रहे हैं और ABD ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, क्या कॉमन है इसमें, AB कॉमन है, वही हमेशा कॉमन ढूंढना है। कभी ये कॉमन होगा, कभी इधर कॉमन होगा, कभी इधर से कॉमन होगा, कुछ ना कुछ कॉमन, बिना कॉमन का सवाल नहीं बनता, याद रखना, हमेशा एक कॉमन होगा। तो ये कॉमन ABD ट्रायंगल अगर देखेंगे तो tan 45 का मान बताओ कितना होगा, अरे AB बटा BD, AB बटा BD, तो ये मेरा हो गया 1/1। AB का मान यहाँ भी 1 है और AB का मान, अगर ये 1 नहीं होता तो इसको हम बराबर पहले करते, बस हमारा है। तो अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना यूनिट हुआ 1 यूनिट, समझ में आ रहा बात। तो अगर कभी बच्चा हमसे CD का लेंथ कोई पूछ लिया, CD का लेंथ, तो टोटल लेंथ √3 यूनिट है, ये लेंथ 1 यूनिट है, तो ये लेंथ कितना होगा बोलो, CD की लंबाई √3 माइनस 1 यूनिट, यानी CD की लंबाई हो जाएगी √3 माइनस 1 यूनिट। कोई दिक्कत है इसमें? छोटी सी बात है जो समझना है। हमने 30-45 किया है, 30-60 देखो यहाँ, 30-60 ट्रायंगल बनाए, ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री। अगर ये 30 है बच्चे तो ये 60 होंगे, और अगर ये 60 है ये 30 होगा। A B C और D, tan 30 के हिसाब से ये 1 यूनिट होगा, कितना यूनिट होगा 1 यूनिट, और ये पूरी लेंथ कितनी यूनिट होगी √3 यूनिट, कितना होगा tan 60 के हिसाब से ये वैल्यू होगा √3 और ये होगा 1। किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है? अगर tan 30 डिग्री लिखेंगे तो फिर से हम लिखेंगे AB बटा BC, जो कि होगा 1/√3। tan 60 अगर लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे AB बटा BD, AB बटा BD। ये जो कहानी हुई है ये हुआ ट्रायंगल ABC में, और ये कहानी हो रहा है ट्रायंगल ABD में। देखो यहाँ पे AB का मान √3 आ गया, और यहाँ कितना, या तो 1 को √3 बना दो या √3 को 1, आसान कौन है 1 को √3 बनाना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा।
√3 को 1 बनाने में डिवाइड करना होगा, हमेशा रूट से डिवाइड करना कॉम्प्लेक्स रहता है, इसलिए आप क्या करेंगे 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, तो अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन गया √3 और ये क्या बन गया 3। अगर 1 का √3 है तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 3। अगर ये पूरा लेंथ 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट तो ये होगा 2 यूनिट। कितना होगा 2 यूनिट। क्लियर है मेरा बात। इसी तरह हम 30-60 के साथ 60-30 में कर सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 60-30 का छोटा डायग्राम यही बना देते हैं। और 60-30 भी करेंगे तो क्या बात में हो जाएगा, चलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो उसको करो फटाक से पहले। हाँ यहाँ पे जो आपने 2 लिखा CD, हाँ वहाँ पे √3 - 1 नहीं होगा, कहाँ पे, ये वाले CD यहाँ पे, यहाँ कैसे होगा, अब ये √3 थोड़े रहा, अब ये क्या बन गया है 3, तो 3 में से 1 गया तो 2 यूनिट ना होगा, मतलब CD की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा पास 3 - 1 यानी कि 2 यूनिट हो गया ये। ठीक है, 45-60 भी हम करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक और हम करके दिखाई देंगे आप लोगों को, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। किन्हीं को समझने में दिक्कत दोबारा समझाऊं, नहीं ना, रेशियो ब्रेक करने आना चाहिए। जरा क्या है, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, है बाहर निकलो, चलो। हो गया ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, चलो। टाइम कितना हुआ बच्चे, उसमें मत देखो, वो घड़ी 10 मिनट फास्ट है, 9:17 हो रहा है, बहुत टाइम है अभी, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं जी सर। हाँ, जल्दी से नोट करो, ज़्यादा वेट मत कराइए। जैसे लोग कहता है, कई लोग कहता है कि सर पढ़ाई नहीं रहता तो कितना बढ़िया रहता है। पढ़ाई करना हम लोग का चॉइस है कि मजबूरी, मजबूरी है। कोई और चॉइस है क्या, कोई और चॉइस है, नहीं है ना। पढ़ना ही हमारा एक मात्र विकल्प है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या है जी, एजुकेशन ही उसका मेन हथियार है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलो नेले सवाल नेक्स्ट, चलिए ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब कंसेप्ट हमारा हो गया है, अब सीधा सीधा सवाल पे।
हो गया। लिखो पहला क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया, छाया उसकी लंबाई का, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया उसकी लंबाई का, लंबाई का मतलब हुआ ऊंचाई का √3 गुना है, का √3 गुना है, √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। इंग्लिश में लिखेंगे द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर, द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर, द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स, टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर is √3 times of its size. Find the angle of elevation, angle of elevation, find the angle of elevation of sun। हो गया। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छाया उसका कितना गुना है जी, √3 गुना। मान लो ये टावर हो गया, ये क्या हो गया टावर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, क्या होता है ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल होता है, दो वर्ड होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। हिंदी में ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया वर्टिकल, मतलब जो 90 डिग्री पर खड़ी हो, ऐसी वाली लाइन, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ये क्या हो गया टावर, जो कहाँ पर खड़ी होगी जमीन पर, तो उसकी छाया कहाँ बन रही होगी, यहाँ पे बनी होगी ना। छाया इसका कितना गुना है √3 गुना। अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना √3। और अगर एंगल देखेंगे सूर्य का, तो सूर्य का एंगल यही ना बन रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा, उन्नयन कोण पूछ रहा है हमसे, तो बोलो tan थीटा बराबर क्या कहोगे, परपेंडिकुलर बटा तो 1/√3। कौन एंगल में होता है 30 डिग्री में, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। हो गया आंसर। कोई भारी काम है। ये मेरा टावर है, ये मेरा छाया है, छाया मेरा √3 गुना है, तो मतलब अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये √3 होगा, तो 30 डिग्री के हिसाब से बन गया 1/√3। कुछ नहीं था इसमें, बहुत बेसिक सवाल पहला हम दिए हैं। हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर, 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है, देख सकती है, दीवार के ऊपर से देख सकती है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है। सूर्य का उन्नयन कोण बताएं।
सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। इंग्लिश में हम लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं, लिख लो। ए गर्ल 1.2 मीटर टॉल, a girl 1.2 meter tall can just see the sun, can just see the sun over of 3.62 meter tall wall which is 2.42 meter, which is 2.42 meter away from her, 42 meter away from her. The angle of elevation of the sun is, the angle of elevation of the sun is, देखो यहाँ पे लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। तो लड़की यहाँ खड़ी होगी जमीन के ऊपर, कहाँ खड़ी होगी, ये लड़की हो गई। बार बार हम लिख रहे हैं अभी क्योंकि शुरुआत है, 4-5 सवाल तक हम लिखते रहेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, एक सूरज को देखती है, लेकिन सूरज है कहाँ, एक दीवार के पीछे। कहाँ है, एक दीवार के पीछे, जो कि दीवार इससे लड़की से दूर है, तो दीवार ये हो गया। और सूरज कहाँ है, दीवार के पीछे, यानी ऊपर है, दीवार के ऊपर, जो कि यहाँ से खड़ा होकर ऐसे करके देख रहे हैं, तो वहाँ एक दीवार होगा, दीवार के ऊपर लड़की को दिख रहा है। तो ये दीवार की लंबाई कितना है, 3.62 मीटर, जो कि क्या है, ये दीवार है। क्या ये दीवार, यहाँ से एक लड़की सूरज को देख रही है, यहाँ पे सूरज है, समझ लीजिए, इसको देख रही है। तो लड़की ऐसे देखेगी ना, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे करके। और ये दीवार इससे कितना दूर है, 2.42 मीटर। कितना दूर है, 2.42 मीटर। अगर ये 2.42 तो ये भी कितना होगा, 2.42। और ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा, 1.2। अगर ये 1.2 है तो ये भी होगा 2.42। क्यों, क्योंकि इसको 3.62 में घटाएंगे ना, तो क्या मिलेगा, 2.42। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, 3.62 टोटल लेंथ है, उसमें से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.42। ये देखो जरा ध्यान से, लड़की की आंख यहीं पर होगी ना, लड़की का आंख होगा, यहाँ से एंगल बनेगा, ये एंगल होगा थीटा एंगल। देखो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है कि नहीं, ये दोनों बराबर है। और जब 1 यूनिट होता है इसका मतलब एंगल कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। हो गया आंसर। वापस ये बता रहे हैं कि लड़की एक है जो कि 1.2 मीटर लंबी है, एक दीवार है जो कि 3.62 मीटर का है, इसके ऊपर एक लड़की ने सूर्य को देखा, ठीक है, और वो दीवार उस लड़की से कितना दूर है, 2.42 मीटर पे। तो लड़की ने सूर्य की तरफ कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाया, ये पूछ रहा है हमसे। तो अगर उन्नयन कोण पूछ रहा है तो सबसे पहले ये लेंथ 2.42 है, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी लेंथ सेम हो जाएगी, और ये 1.2 है तो ये भी 1.2। तो यानी यहाँ से जो बच गया ये लेंथ, तो ये टोटल लेंथ में से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना, यानी 2.42 कैसे आया है, 3.62 में से 1.2 माइनस कर दिए तो, ठीक है जी। और ये 2.42, ये भी 2.42, और एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से बनेगा इसका मतलब लड़की अपनी पैर से देख रही है, तो लड़की पैर से तो नहीं देख सकती, कहाँ से देखेगी, आँख से। तो आँख यहाँ है उसका, ठीक है। और इसको हम लाइन ऑफ साइट बताए थे, हो कहते हैं। तो अगर ये दोनों सेम यूनिट है तो 1 यूनिट के बराबर हुआ ना, और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, और इसलिए 45 डिग्री होगा। देखो इसी क्वेश्चन को 10th क्लास में जब बनाते थे तो पूरे मज़ा जो आता था अलग बात है, हम लोग पूरा वैल्यू लिखते थे, tan थीटा cot थीटा ऐसे करके, फिर बनाते थे कि नहीं बनाते थे। अब हम वैसा नहीं बनाएंगे। अगर बस हर एक एग्जाम में एक सवाल आपको आता है इससे हाइट एंड डिस्टेंस से, तो एक सवाल आता है तो वो एक सवाल हमसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर बार इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता जो कि आप देखते ही बना दीजिएगा। क्वेश्चन में एंगल में खाली बदल, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आता है, खाली एंगल ऊपर नीचे रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट सवाल पे आइए। बना लिया है ना सब लोग? अभिजीत जल्दी ड्रॉ कीजिए।
डायग्राम इज द मस्ट, खाली सॉल्यूशन मत छाप लेना, थीटा बराबर 45, ठीक है। जैसे रीजनिंग जब पढ़ा रहे होते हैं सीरीज और में, बी नंबर, ए नंबर, क्या कंक्लूजन है उसका कुछ पता नहीं, खाली टिक मार रहे हैं, वही बच्चा टिक किया जाता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लिखिए दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः, दो भवन, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने वाले हैं, ठीक है जी। दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है, 53 मीटर और 117 मीटर है, 17 मीटर है। आगे लिखेंगे के शीर्षों के बीच की दूरी, के शीर्षों के बीच की दूरी, के शीर्षों के बीच की दूरी, के शीर्षों बोल रहे हैं, इसका मतलब किसका, भवन के शीर्षों, शीर्षों के बीच की दूरी 136 मीटर है, शीर्षों के बीच की दूरी 136 मीटर है, बीच की दूरी 136 मीटर है। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी बताएं। हम यहाँ बीच की दूरी लिखे हैं, एग्जाम में तुम जाओगे तो यहाँ पे दोनों भवनों के पाद भी लिखा रहता है ऐसे करके, पाद के बीच के, पाद का मतलब होता है जो फुट है हमारा। अगर वहाँ एक टावर खड़ा है, यहाँ एक टावर खड़ा है, तो जमीन वाला जो पार्ट है जहाँ पे टावर खड़ा है उसको पाद बोलते हैं, यानी फुट, सबसे निचला भाग, ग्राउंड लेवल का। इंग्लिश में लिखे द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the top of two building, the distance between the top of two building of height 53 meter, of height 53 meter and 117 meter, 117 meter respectively is 136 meter, is 136 meter। लिखिए then find the distance between the two building। चलो यहाँ देखो कैसे बनेगा, बताओ बड़ा टावर कौन हुआ, बड़ा बिल्डिंग कौन हुआ, 53 वाला 117 वाला, 117 वाला। तो एगो बिल्डिंग मान लो ये मेरा है और एगो बिल्डिंग मेरा ये है, दोनों को ऐसे जमीन पर जोड़ेंगे ना, तो अगर ये 53 मीटर का है तो ये पूरा 117 मीटर का है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए ये दोनों जमीन के बीच का दूरी पूछ रहा है, ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता ही नहीं है। अगर इसको हम ऐसे मीट करा देंगे, क्या कर देंगे, इसको ऐसे मीट कर देंगे तो ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा। अगर ये 53 है बच्चे तो ये 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये 64 हो जाएगा। और ये हुआ शीर्ष और ये भी क्या हुआ, शीर्ष, दोनों का शीर्ष हो गया ये, और दोनों के शीर्ष के बीच का दूरी 136 मीटर है। यहाँ पे लगाना है बुद्धि, यहाँ पे क्या लगाना है, बुद्धि का मतलब हुआ कोई भी बच्चा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, और दोनों भवनों के पाद के बीच की दूरी का मतलब हुआ कि ये दूरी अगर हमारा निकल गया तो ये दूरी वही हो जाएगा। दिमाग लगाओ, ये 90 डिग्री, 136 देखो हाइपोटेनस होगा ना, 136 कौन सी हो गई, हाइपोटेनस। तो 136 हम लिख रहे हैं, 64 लिख रहे हैं, और ये हमको पता नहीं है। ये हमारा विकर्ण है एच, हाइपोटेनस। 17 के पहाड़े में 36 आता है बच्चा, 17 8 36 से पढ़े हो, 8 8 64। तो देखो यहाँ 17, यहाँ 8, तो यहाँ 15 होगा, 15 8 17 ट्रिपलेट होता है, 15 8 17 ट्रिपलेट होता है। और सभी में 8 से मल्टीपल है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। और इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी, 120 मीटर हमारा आंसर होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा तो उसको 136 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 64 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर वो सवाल को डील कर पाएगा, जो कि थोड़ा सा
दिन दी होगा। क्या समझ में नहीं आया? बोलो। इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा था, बिल्डिंग के बीच का दूरी। तो ये कर्ण हो गया हाइपोटेनस। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 136 का स्क्वायर में से 64 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो रेशियो पर बैठा दिए। 136 17 के टेबल में आता है और 64 8 के टेबल में। तो 17 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है? 15। क्या होता है? 15 8 17 ट्रिपलेट होता है। 15 8 17 ट्रिपलेट। सभी को 8 से गुना किया तो इसको भी 8 से, तो 15 8 120 हो गया हमारा आंसर। 136 नीचे से क्यों नहीं लेगा? नीचे से क्या लेगा? दोनों के पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू बिल्डिंग। तो ये भी इसका टॉप है और ये भी टॉप है, और हम टॉप करके टॉप का बिस्किट खाएंगे। चलो बाद में टॉप वाले बिस्किट। सबसे आसान तरीका बता दिया। अब क्या? ट्रिपलेट बहुत सारा है। ट्रिपलेट तो लगता है 25 को लिखाए थे नहीं रे? 25 को, हाँ तब लिखाए हैं। तुम क्लास नहीं आया होगा। जैसे नॉर्मल ट्रिपलेट हमारा होता है 3 4 5 पहला, ठीक है, 6 8 10। इरेजर को कैसे लगी? 3 4 5 6 8 10 हमारा। 8 15 17 5 12 13 9 40 41 7 24 25। बहुत सारा और भी, इतना काम हो जाएगा। तुम लोग को लिख लो जिसको नहीं आता है। जो सबसे बड़ा वैल्यू इस साइड का है वो हाइपोटेनस है, और इन दोनों में कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है ये कंफर्मेशन नहीं है। कोई भी हो सकता है, कंफ्यूजन की टेंशन मत लीजिए। आप लोग को दिक्कत नहीं ना है? भूख नहीं लगा किसी को अभी? लग तो गया है, खाना ही बना रहा। बिरयानी बनाऊँ घर जाकर के आज। आता बनाने? गर्ल्स किसको आता है बिरयानी बनाने? किन्हीं को नहीं आता है? लड़का लोग ही अच्छा खाना बनाता है। अक्सर देखे हो शादी विवाह में हलवाई सब जो आता है सब जेंट्स रहता है। और झूठ मूठा घर में खाली दबदबा बना के रखेगा। मेरी बीवी खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्या? दोनों मिल के बनाओ। आज का ज़माना क्या है? इक्वालिटी वाला। समझ रहा बात? घर का काम अगर सब लोग मिलकर करें तो कोई नुकसान। जब तक ये मेंटलिटी बना रहेगा कि महिलाएं घर का काम करेगी, पुरुष घर बाहर जाकर कमाएगा, बस यही मेंटलिटी रहेगा तो प्रॉब्लम है। आज महिलाएं किस चीज़ में पीछे बताओ? दिमाग में। दिमाग में पीछे। सुनीता विलियम्स वहाँ कैसे पहुँच गई? कल्पना चावला वहाँ कैसे पहुँच गई? दुनिया की पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला वो है मैडम क्यूरी। वो कैसे हो गई? अरे एक्सेप्शन से दुनिया महान बनता है, ठीक है? केमिस्ट्री नहीं चल रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाओ। चलो हो गया बात में। एक बिंदु P से, एक बिंदु P से, एक बिंदु P से टावर का उन्नयन कोण, एक बिंदु P से टावर का उन्नयन कोण ऐसा है कि, उन्नयन कोण ऐसा है कि स्पर्श ज्या, ऐसा है कि स्पर्श ज्या 3/4 है। स्पर्श ज्या 3/4 है। स्पर्श ज्या कितना है? टावर की ओर 560 मीटर चलने पर, टावर की ओर 560 मीटर चलने पर, 560 मीटर चलने पर टावर के उन्नयन कोण, टावर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 4/3 हो जाती है। उन्नयन कोण की स्पर्श ज्या 4/3
हो जाती है, हो जाती है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए इंग्लिश में लिखे तो, जिनसे बन रहा है ट्राई करो, तो तक 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी, फ्रॉम ए पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम ए पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज such that its tangent is 3/4, its tangent is 3/4। बैठा हुआ क्यों है बनाओ? its tangent is 3/4 on walking 560 meter, on walking 560 meter towards the tower, the tangent of angle of elevation, the tangent of angle of elevation becomes 4/3, 4/3। what is the height of tower? किसी का छोटा भी कुछ हो, कहाँ से? elevation becomes 4/3। what is the height of tower? देखो स्पर्शिया का मतलब क्या होता है? tan थीटा। स्पर्शिया का मतलब क्या होता है? वैसे टेंजेंट लाइन को बोलते हैं स्पर्श। जिया लग रहा है तो टेंजेंट। साइन में क्या होता है? साइनेक, कॉसेक, वैसे ही होता है टेंजेंट। समझे बात? तो यानी हम यहाँ समझेंगे एक टावर P बिंदु से, टावर ये समझ लो, और यहाँ P बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शीर्ष को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? टावर के शीर्ष को। जब टावर के शीर्ष को देख रहे थे तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा होगा। ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। tan थीटा यहाँ से बन रहा है। अगर ये tan थीटा बन रहा है तो उस समय tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। मतलब थीटा के हिसाब से ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 4 है। ये समझिए। जब 560 मीटर आगे भाग गया ये 560 मीटर, तब यहाँ पे एंगल चेंज होगा। जब एंगल चेंज होगा तो एंगल मान लो अल्फा। क्या मान लो? तो tan थीटा जैसे दिया हुआ था मेरा 4/3, तो वैसे ही tan अल्फा 3/4, उल्टा लिख दिए ना, 3/4। तो tan अल्फा जो है हमारा 4/3 हो गया। इसका मतलब tan अल्फा का मतलब ये वैल्यू मेरा हो गया 4 और ये वैल्यू मेरा कितना हो गया? जो कि ये संभव ऐसा होगा कि एक ही टावर का लंबाई 3 मीटर और 4 मीटर दोनों हो जाए? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दोनों का लेना पड़ेगा LCM। 3 4 को बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना और इसको 3 से, तो बोलो कितना हो गया? तो इसको 4 से गुना किया और इसको इसको 4 से किया, इसको भी किससे करेंगे? और इसको 3 से किया तो ये हो गया 12 और ये हो गया 16 और ये हो गया 12 और ये हो गया 9। इसको समझ में नहीं आया? पहले बताओ। 3 4 को बराबर करना था, कैसे बराबर करोगे? 3 चौके 12 4 दिया, यहाँ तुम 6 से करोगे, 3 6 18 हो जाएगा। बराबर हुआ? नहीं हुआ। 3 8 24 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। 3 8 24 और 4 6 24, कोई दिक्कत का बात नहीं आएगा। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे। 3 4 का एलसीएम 12 होता है। 3 चौके 12 4 3 12। 3 का रिश्ता इस 4 के साथ था और इस 4 का रिश्ता इस 3 के साथ, तो इसको हम किससे गुना करेंगे? 3 से। इसको किससे करेंगे? तो 4 चौके 3 3, पूरा लंबाई 16 है और ये 9, तो ये कितना? 7 होगा कि नहीं? ये कितना होगा? तो 7 यूनिट का वैल्यू बच्चा, 7 यूनिट का वैल्यू हो गया 560 मीटर। कितना हो गया? तो 1 यूनिट का वैल्यू 560 बटे, हमें पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर पूछ रहा है हमसे टावर कितना यूनिट है? 4 तिया, तो 7 8 56, तो 80 गुना 12 12 8 96 960 मीटर। इसको जब ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम पे, तो मन में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो लिखना पड़ेगा। तब समझाने के लिख रहे हैं। 4 तिया 12 4 तिया 12 कर दिए, 16 9 7 7 8 56 मन मन पढ़ लेंगे। 7 8 56, तो 12 8
96 मन में ही पढ़ लेंगे 960 मीटर। क्या समझ में नहीं आया? चलो बनाओ। हाँ 560 मीटर का कोई यूज नहीं है। तो यूज कैसे नहीं, तो उसी का यूज से तो आंसर आएगा। 7 यूनिट के वैल्यू हो गया 560, तो 1 यूनिट का वैल्यू और तो टावर का वैल्यू यूज नहीं होता। अगर कोई भी एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम अपने मन से कैसे वैल्यू कंपेयर कर लेंगे? ठीक है, कोई ना कोई एक वैल्यू तो दिया ही रहेगा। सर ये 560 मीटर और 7 तो सेम ही है। सेम कैसे हुआ? सेम है मतलब ये अगर ये 7 यूनिट है तो 7 यूनिट तो 7 मीटर नहीं ना, ये 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू ये हो गया हमारा। तो हमें 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ये जानना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 56 रुपीज़ है और मेरे पास 12 रुपीज़ है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि तुम 7 यूनिट हो, तो हम कितना यूनिट होंगे? हाँ, तुम्हारे पास कितना रुपये? 56 रुपीज़, ठीक है, और तुम 7 यूनिट हो और हम 12 यूनिट हैं, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी बताओ? तुम 56 रुपीज़ हो लेकिन तुम यूनिट हो 7 और हम है 12 यूनिट, तो 7 यूनिट तुम्हारे पास है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 56। तो उसी तरह मेरे पास 12 यूनिट है, तो 7 8 जा 56, तो 12 8 जा 96, तो हम तुमसे 96 वैल्यू मेरा हो गया। तो ऐसे कंपेयर करना। अच्छा एक एक नियम यूनिटरी मेथड पढ़े थे ना, वही तो है। बचपन में यूनिटरी मेथड के लिए बड़ी मार मारते थे टीचर, नहीं याद है? दौड़ा के गलती कहाँ हो तो जानते हैं? यूनिटरी मेथड में वैल्यू उस साइड लिखने के बजाय इस साइड लिख दिए। ये सवाल आता था 5 मीटर कपड़े, लंबे कपड़े की दाम इतना है मान लो, तो 400 रुपये में कितना कपड़ा आएगा? ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करते थे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे 7 मीटर कपड़ा का दाम मान लो 400 रुपये, तो हमसे पूछा 800 रुपये में कितना कपड़ा आएगा? 800 में कितना आएगा? 400/7 गुना 800 करते थे कि नहीं गलती? जबकि हमको पता नहीं होता था कि जिस वैल्यू को निकालना होता है उसको हमेशा राइट साइड में लिखना होता है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां करके तो यहाँ पहुंचे हैं। इंसान गलतियों क्या है? पुतला जिंदा कैसे है था? हो गया जी, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल। छूट गया क्या? थोड़ा जल्दी। जिसके भी मन में डाउट होता है, जैसे इनको डाउट हुआ पूछा, जिनके भी मन में डाउट हो सवाल छापने से पहले पूछिए। जैसे क्या होगा, जब तुम लिख लोगे तब पूछोगे ना, तब तुम क्यूरियोसिटी को सॉल्व कर रहे हो खाली, तब सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे हो। जब सवाल लिखने से पहले पूछोगे तो क्यूरियोसिटी और प्लस सवाल दोनों सॉल्व होगा। जानने की इच्छा होनी जरूरी है, लेकिन जानना क्यों है ये भी जरूरी है, ठीक है। चलिए सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक टावर के शीर्ष से शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक इमारत के, आज हम क्लास थोड़ा सा इसमें पीडीएफ नहीं ला पाए, अगला से पीपीटी रहेगा तो ज़्यादा तेज कर पाएंगे। शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे लिखेंगे, और इमारत के पाद का अवनमन कोण, और इमारत के पाद का अवनमन कोण थीटा है। अवनमन कोण थीटा है। tan थीटा बराबर 3/4, कोण थीटा है, tan थीटा बराबर 3/4,
3/4। टावर की ऊंचाई निकटतम मीटर में क्या है? टावर की ऊंचाई निकटतम मीटर में क्या है? निकटतम मीटर में क्या है? यदि इमारत 273 मीटर ऊंची है, यदि इमारत 273 मीटर ऊंची है, इंग्लिश में लिखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, from the top of tower the angle of elevation of top of building is 60 degree, and the angle of depression of foot of building is theta such that tan theta equal to 3/4, such that tan theta equal to 3/4. Find the height of tower to the nearest meter. Find the height of tower to the nearest meter if the angle of क्या लिखे थे? if the height of building is 273 meter. If the height of building is 273 meter, 273 meter, height of building is 273 meter. ट्राई करिए एक बार सब लोग। समझाऊं या बनेगा? देखो यहाँ बिल्डिंग ऊंचा होगा कि टावर ऊंचा होगा? टावर ऊंचा होगा। इसको कौन बोल रहा है बात? ये बात कौन बोल दिया कि तुमको टावर ऊंचा होगा? यहाँ इमारत का शीर्ष कौन बता रहा है? तो इमारत के शीर्ष का उन्नयन कौन? इसका मतलब इमारत लंबा है। इसका मतलब क्या लंबा है? ये नहीं कि टावर देखो एयरटेल का टावर है और हमारा घर है, ऐसा नहीं सोच सकते हम। या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इमारत के शीर्ष यानी इमारत बड़का हो गया और टावर छोटका हो गया। ये कंफ्यूजन बच्चों का अक्सर रहता है, ओ टावर है बड़के होगा। ठीक है, ये हो गया टावर और ये हमारा हो गया बिल्डिंग। ये क्या हो गया? बिल्डिंग ऊंची है बिल्डिंग। हाँ लिफ्ट तेरी बंद बोल रहा लड़का। बिजली नहीं है, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बिजली कहाँ से बढ़ेगा? लिफ्ट बंद रहेगा ना। यहाँ देखो इसको मिला देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। टावर से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? ये 60 है तो बच्चा ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा और ये 90। इसमें कोई शक नहीं है। जब शक नहीं है तो अब बताओ 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 यूनिट हुआ। कितना हुआ ये? हो गया √3 यूनिट। जैसे जैसे लिखते आ रहे हैं कुछ समझते जाना। 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 हुआ और ये, और 60 के हिसाब से भी ये √3 और ये 1 हो गया। कह रहा है और इमारत के पाद का अवनमन कोण। इमारत तो ये है, ये है ना इमारत। इमारत का पाद का मतलब हो गया जो फुट है, ये वाला फुट यहाँ पे। ठीक है, इसका अवनमन कोण, तो यहाँ से कोण बनेगा, बन गया थीटा। क्या बन गया? कोण थीटा। tan थीटा बराबर कितना? तो tan थीटा बराबर 3/4 में थीटा बराबर, थीटा के सामने एंगल क्या होगा बोलो?
3, ये परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस, ये कितना यूनिट है 4। अगर एक का वैल्यू 4 यूनिट है तो √3 का वैल्यू क्या होगा 4√3, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई होगी 4√3 और ये पूरा लंबाई कितना हो गया 3 यूनिट, कितना हो गया। और पूरा जो बिल्डिंग था वो कितना लंबा था 273 मीटर, कितना था मतलब 4√3 प्लस 3, 4√3 प्लस 3, उसका वैल्यू कितना है 273। तो हमको इसका वैल्यू चाहिए, मतलब 3 का वैल्यू चाहिए। अरे 3 है तो ये भी 3 ना होगा, तो टावर की ऊंचाई के लिए क्या निकालना पड़ेगा 3 का वैल्यू निकालो, निकालो, नहीं समझ में आया। अरे अगर ये 1 और ये √3 था, tan थीटा के हिसाब से 3/4 का मतलब 3 ये और ये 4, थीटा के सामने होता है ना परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ बेस हुआ, तो ये 3 और ये 4। अगर 1 रिप्रेजेंट करता है 4 को तो √3 गुना 4 होगा कि नहीं होगा, 1 चौके 4, तो यहाँ पे √3 गुना 4, बोलो कोई दिक्कत है। तो 4√3 ये हो गया और ये 3, मतलब 4√3 प्लस 3 यूनिट, इसका मान हम मेरे पास है 273 मीटर। कितना है, हमें चाहिए टावर, टावर की कितनी लंबाई है 3, तो टावर की लंबाई है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 273/4√3 प्लस 3 गुना किससे कर देंगे 3 से। इसमें √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें √3 हम कॉमन निकाल सकते हैं और हटा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, रेशनलाइज कर लेते डायरेक्ट। 273 गुना 3 ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या चिन्ह होगा माइनस में, और नीचे क्या होगा बोलो 4√3 प्लस 3 इंटू 4√3 माइनस, परिमेयकरण में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाए हैं कि हमेशा डिनोमिनेटर हर में a² माइनस b² होता है, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3² होगा, तो 273 गुना 3, 4√3 माइनस 3, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 273 गुना 3, 4√3 माइनस 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 में से 16 या 48 में से 9 चला गया, बोलो 48 में 9 गया 39। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, 39 से 273 काटोगे 7 बार में उड़ जाएगा, ठीक है 7 बार में ये खत्म हो जाएगा, ऐसे काटोगे 7 बार में खत्म। 7 या कितना हो गया 21। √3 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1.732, मतलब √3 का मान इसमें रख दोगे 1.732 और जाके फिर कैलकुलेट कर लोगे 21 4√3 माइनस 3। हमें पूछा गया नियरेस्ट मीटर में आंसर, तो हम 4√3 माइनस 3 करेंगे तो लगभग मेरा मान आएगा 3.92, तो 21 को 3.92 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। किन्हीं को समझने में दिक्कत है पूछो, तुमको दिक्कत है सर ये जैसे 4√3 और 3, हाँ बोलो तुम सुन रहे हैं। सर इसकी वैल्यू 273 है, ठीक है सर, हाँ हाँ तो इसका हाफ 3 होगा, ठीक है। किसका हाफ 3 होगा, नहीं ये 3 है ना सर, हाँ ये हाफ थोड़े है ये, हाँ वही सर 3 हाँ ये 3 यूनिट, ये 4√3। डिवाइड नहीं कर सकते 273, किसको डिवाइड कर सकते हैं 273 273 किसको डिवाइड करेंगे 3 से काय करेंगे पूरा टावर। अरे ये बिल्डिंग मतलब क्या हुआ पूरा टावर का ऊंचाई है ये, अरे बिल्डिंग इतना तो थोड़े ना है, पूरा बिल्डिंग है, तो जब पूरा बिल्डिंग है तो पूरे का लंबाई में 273 होगा। हम यहाँ तीर मार दी इसलिए तुमको लग रहा है कि इसका मान लिखे हुए हैं, नहीं ये पूरे का लंबाई कितना है 273, तो यानी पूरा लंबाई अगर देखेंगे यूनिट में तो 4√3 प्लस 3, पूरे ये यूनिट का वैल्यू हो गया 273, ठीक है। सर पूछा तो मैं सिर्फ 3 का था ना, अरे तो पूरा 3 का वैल्यू मतलब क्या था, अगर ये 4√3 प्लस 3 का वैल्यू निकालेंगे तभी ना 1 का वैल्यू निकालेंगे, तब ना 3 का वैल्यू निकालेंगे। हम डायरेक्ट 3 का वैल्यू कंपेयर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आया जी, चलो ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो क्या होता है, यहाँ के बाद ये जो हम लिखे हैं 4 लाइन, जरूरत नहीं है इसको लिखने का, यहाँ पे कैलकुलेशन है, मन में बच्चा कर सकता है। 4 का स्क्वायर 16 या 48, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 39 आएगा। तो जो कि हम ये 3 स्टेप लिखे हैं समझाने के लिए, जरूरत नहीं है हम लिखने का,
39 से डायरेक्ट भागा दे सकते हैं। हाँ, √3 का मान कितना होता है 1.732, ये आपको याद रखना होगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √5 की वैल्यू होती है 2.236 या फिर कहीं कहीं पर 2.24। ये तुमको तीनों मान याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प आएगा। सवाल तो और भी ढेर सारा कराना पड़ेगा इसमें, इतना से काम चलेगा नहीं। ठीक है, एक सवाल और करेंगे लास्ट आज के लिए और फिर छोड़ देंगे। हो गया? चले, आज मतलब कि आज कंसेप्ट पढ़ना था, इसीलिए मोबाइल में मेरा रह गया पीपीटी, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते। ठीक, वो लिखा हुआ हो गया था, नहीं हुआ था तो तेजी में लिखिए। क्यों तुमको नहीं हुआ है? आपको ही नहीं हुआ है, सिर्फ लास्ट में लिखना, जगह छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे हम ग्रुप में डाल देते ही है टेलीग्राम पे, कल भी डाल दिए थे कल वाला। जो नहीं आया था वो पूरा नोट कर लेना उसको, फिर वही चीज़ सेम पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। हैं कल हम मैक्सिमम में पढ़ाए थे, वो समझ में आ जाएगा। तुम लिख लोगे ना, एक बार लेकर भी आ जाओगे। हैं ख़त्म हो गया सब, 5-10 सवाल और होगा तो कराएंगे। ठीक है, जब कभी मतलब ट्रिगो और हाइड एंड डिस्टेंस मिसलेनियस करके पढ़ाएंगे ना, उसमें सवाल करा देंगे। देखो, 135 मीटर ऊंचे टावर से 135 मीटर ऊंचे टावर से 135 मीटर ऊंचे टावर से दो बिंदुओं P और Q, दो बिंदुओं, अभी हम अच्छा सवाल सब ज़्यादा पे नहीं पहुंचे हैं इसमें। दो बिंदुओं P और Q जो टावर के एक ही ओर स्थित है, P और Q जो टावर के एक ही ओर स्थित है, जो टावर के एक ही ओर स्थित है, के अवनमन कोण क्रमशः, के अवनमन कोण क्रमशः थीटा तथा फाई है। अवनमन कोण क्रमशः थीटा तथा फाई है। tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साइन फाई बराबर 5/√79, 5/√89, 89 बोलते हैं, 79 नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमको कन्फ्यूजन हो जाता है 79-89 में। तो बिंदुओं P तथा Q के बीच का दूरी बताएं। तो बिंदु P तथा Q के बीच का दूरी बताएं। दूरी बताएं। सवाल लिखिए इंग्लिश में। फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर, the angle of depression of 2 point, the angle of depression of 2 point P and Q on same side of the base of tower, on same side of the base of tower, on level ground, on level ground is theta and phi, theta and phi, such that tan theta equal to
tan थीटा इक्वल टू 3/4 tan थीटा इक्वल टू एंड sin phi इक्वल टू 5/√89 5/√89. What is the distance between P and Q? What is the distance between P and Q? चलो बना के देखते हैं। 135 मीटर ऊंचा टावर है। यहाँ देखिए टावर बना दिए गो, जो कितना ऊंचा है 135 मीटर। दो बिंदु है, एक बिंदु है P बिंदु, एक बिंदु है Q। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा होना बहुत कंपलसरी होता है कि ये दोनों एक ही तरफ बिंदु है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा तो मान लेंगे एक तरफ है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी लिखा रहेगा एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों अलग अलग तरफ है। तो एक P इधर मान लेंगे, Q उधर, किधर भी मान सकते हैं। तो मेरे पास ये P के साथ एक एंगल क्रिएट करेगा और एक करेगा Q के साथ एक एंगल। यहाँ देखेंगे अगर हम, तो P के साथ जो एंगल बना रहा है ये मेरा थीटा एंगल है, और Q के साथ जो बना रहा है वो फाई एंगल है। ध्यान समझो, नाम देना पड़ेगा हमको समझाने के लिए। आपको AB दे दिया, PQ था ये है यहाँ पे। जरा बताओ, अगर हम tan थीटा बोलेंगे, tan थीटा, तुम क्या कहोगे बताओ? AB बटा BP, AB बटा BP। और जब हम साइन फाई बोलेंगे, बोलो तो क्या बोलोगे? साइन थीटा क्या होता है? P बटा H। तो फाई के सामने कितना AB आ गया, और क्या कहोगे? SQ। क्या कहोगे? AQ। पास में आ रहा है बात? तो AB यहाँ देखो तो tan का मान कितना है? 3 बटा, और यहाँ कितना है? 5/√89। जरा AB को ध्यान से देखो, बराबर है क्या? नहीं बराबर है। इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो इसको किससे करेंगे? 3 से। तो 5 दिया, तो ये हो गया 5, तो 5 दिया 15, 5 से गुना करना था ना, तो 5 दिया 15 हो गया, और ये कितना हो गया? 20 हो गया। ये हो गया 5 दिया 15, और कितना हो गया? √89 गुना 89 गुना 3 हो गया। क्लियर है बात? हमको इसका लेंथ चाहिए, PQ का लेंथ। जरा ये बताओ, ये पूरा मान कितना आया? 15 यूनिट। कितना आया ये? 15 यूनिट। और जो ये PB है, इसका लेंथ कितना आया बताओ? 20 यूनिट। कितना आया? 20 यूनिट। और हमको जब तक इसका मान नहीं पता चलेगा, इसका मान तब नहीं, तो घटाएंगे तो नहीं ये मान आएगा। तो इसका मान निकालना जरूरी है। पहले डायग्राम बना लो, ये पहले डायग्राम बना लीजिए। हाँ, और ये तो हम सोचे ही नहीं, पहले P होगा कि पहले Q होगा। क्रमशः लिखा हुआ है, इसका मतलब थोड़े है वो समझ गए। इधर भी लिखेंगे तो क्रमशः हो जाएगा, इधर भी लिखेंगे तो क्रमशः हो जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कंफ्यूज क्या कर रहे हो? सही है, बनाओ तो। हम बता रहे हैं ना समझने के लिए। अब नंबर कौन जो कर रहा था? कौन कौन कह रहा था? अब नंबर कौन कर रहा तो कौन बनेगा? अब नमन कौन कह रहा था क्या? हम यहाँ बना दिए उन्नयन कौन पे? ठीक है। ई कौन सी होता? थीटा। और इसके साथ बना दे तो फाई। और उन्नयन और अवनमन आपस में कौन सी होता है? तो फिर क्या सोच रहा है? पहले सिखाया है ना, उन्नयन और अवनमन आपस में क्या होता है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है जी? पैरेलल। बनाओ। उसमें डिस्टेंस खेद नहीं करेगा, उसका दूरी क्या है आपस में? करेगा कि? अच्छा बताओ तो √89 किसका स्क्वायर होता है? √89, अच्छा देखो पहले समझा देते हैं, ये समझ में नहीं आया? दोबारा बताएं। अगर कंफ्यूजन है तो हम दोबारा बता सकते हैं। देखो अगर ये बच्चा √89 था, देखो ध्यान से, अगर ये √89 था तो ये यूनिट था मेरा 5, तो ये 8 होगा। अरे √89 का स्क्वायर कितना होता है? 89।
तो 89 में 25 जगह 64 होगा ना, कंफ्यूज है बहुत। यहाँ देखो, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम लोग इतना सवाल कर लिए अभी 5 क्वेश्चन, अब काहे कंफ्यूज कर रहे हो। एगो बिंदु मेरा P है, एक बिंदु मेरा Q है, क्लियर है मेरा बात, बोलन रहे। अब बोले सर पहले P की पहले Q, कंफ्यूजन ये है। अगर इस पर नहीं बनेगा तो हम उस पर बताएंगे। चलिए पहले बात समझ लेते हैं। ये मान थीटा मान लिए, ये मान अल्फा मान लिए। अल्फा नहीं था, क्या था, फाई था, ठीक है, फाई लिख देते हैं। ये मेरा फाई था, ये ए मान लिया और ये बी मान लिए। tan थीटा बराबर है 3/4। थीटा के हिसाब से मेरा चलेगा ए बी और ये चलेगा बी पी, चलेगा। और ये चलेंगे साइन फाई, साइन फाई के हिसाब से चलेगा कितना, ए बी बटा ए क्यू, ए बी बटा ए क्यू, जो कि ये है 5 और ये कितना है 89, रूट 89 है ना, ये रूट 89 है और ये 5 यूनिट। तो देख करके बता ध्यान से, अगर ये हाइपोटेनस हुआ तो ये हमको बी क्यू का लंबाई अगर चाहिए हमको यहाँ पे बी क्यू बराबर, तो हम क्या कहेंगे, रूट अंडर रूट 89 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट 64, जो कि वैल्यू क्या देगी, 8 देगी। क्या देगा ये, 8, यानी ये मान हो गया मेरा 8। कितना हो गया ये, 8 मान हो गया। और ये मान कितना था मेरा 4, ये कितना था जो गड़बड़ है, इसका मतलब P यहाँ होगा और Q यहाँ होगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। अच्छा और क्या था मेरा, ये 3 और 4, 3 को 15 पर 5 के 20 हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा 8 तिया 24। गड़बड़ है ये, डायग्राम में थोड़ा गड़बड़ी है। ये मेरा P और ये मेरा Q हो गया, ये मेरा थीटा और ये मेरा फाई हो गया। थीटा के हिसाब से चलेंगे। अब तो यहाँ पे बताओ तो ए बी बटा बी पी लिखना पड़ेगा। ए बी बटा लिखे तो सही है, तो तभी ए बी बटा बी पी और ए बी बटा ए क्यू। ये मेरा रूट 89 हो गया, तो ये मान मेरा कितना आ गया, 8 यूनिट। कितना आ गया ये, 8 यूनिट। ये मान पहले कितना यूनिट था, 5 यूनिट। थीटा के हिसाब से ये यूनिट कितना मान था, 3 यूनिट। कितना था ये, 3 यूनिट। और ये कितना मान था, 4 यूनिट। तो जरा ये बताइए, tan थीटा इक्वल टू हमने लिखा है 3/4। ध्यान से देखो यहाँ, ए बी बटा बी पी बराबर 3/4। तो tan फाई बराबर क्या लिखेंगे, बोलो, tan फाई बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी क्यू। ए बी बटा, किनको समझ में नहीं आया बोले बोलेगा ये, tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी पी। tan फाई बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी क्यू। ये हो गया 5, ये हो गया 8। ये 3 और 5 बराबर लग रहा है, तो ए बी यहाँ पे है, तो 3 5 15, तो 5 तिया, तो यहाँ 5 से, तो यहाँ भी, तो यहाँ कितना से करेंगे, 3 से, 8 तिया कितना हो गया, ये 24। मतलब ये 8 तिया 24 हो गया। और ये 5 से था, तो 5 चौके, तो बताओ 24 से 20 कितना हो गया, 4 यूनिट यहाँ हो गया। और ये 5 तिया 15 और 3 5, और टावर की ऊंचाई कितनी थी, 135, यानी 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 135 मीटर। तो दूरी पूछ रहा है, तो कितना यूनिट है, 4 यूनिट। यानी QP की वैल्यू 4, तो 15 नमा 135, तो 4 नमा हो गया आंसर ये मेरा। PQ लिखने में उल्टा हो गया। अच्छा ये समझने में दिक्कत नहीं है, कैसे समझेंगे, 2 बिंदु टावर से PQ, ये यहाँ पढ़े नहीं सही से, PQ टावर से PQ, टावर से P और ऐसा नहीं बोला कि टावर की और PQ, टावर से मतलब टावर की ओर से पहले P और फिर दूसरा Q, ऐसे समझना है। बोलो कोई दिक्कत, हम कहते हैं P और Q बिंदु से टावर की ओर, तो पहले P होता फिर क्या आता है, और टावर की ओर से P और Q, तो पहले P आएगा फिर Q। उल्टा लिख दिया वहां पे, इसलिए गड़बड़ हो रहा था ये। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। PQ की वैल्यू कितनी आ रही है, PQ की वैल्यू 4 यूनिट आया, और ये पूरा आया 15 यूनिट, तो 15 की वैल्यू 135, तो QP मेरा कितना यूनिट है, तो 15 9 जा, तो 4 9 जा 36। कोई दिक्कत है,
तो फिर देखेंगे इसको अगले क्लास में, ठीक ना। इतना समझ के आना है पूरे अच्छे से एंगल से। अभी हम अगले क्लास में सवाल करेंगे। आप लोग देखे होंगे पता कि एक लैंप पोस्ट है समुद्र किनारे, पढ़ा होगा, नदी किनारे रहता है, उसके ऊपर से एक बंदा देख रहा है, यह एक जहाज उड़ रही है ऊपर की ओर, इतना दूर उड़ा, उसका चाल पूछता है सवाल में। तो वो सब क्वेश्चन भी हम करेंगे अगले क्लास में। रूट 89 का क्या लिखा है? रूट 89 का स्क्वायर हो गया 89 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। 89 में 25 कितना होगा? 64 की वैल्यू क्या होती है? 8। पहले ये नोट कर लो फिर देखेंगे, ठीक है। ओके चलो जी, ठीक है, बंद कर दीजिए इसको।